Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. आज जो क्वेश्चन पेपर लिया गया है वो जुलाई के एग्जाम का लिया गया है, जुलाई 2024 में जो आपका पेपर हुआ है। ठीक है, अब देखिए प्रैक्टिस भी आपके साथ साथ चलती रहेगी, जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं वो भी आपके कवर होते रहेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे गए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक का सिलेबस जो है वही आपका पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में। अब देखिए ये मैं आपको प्रूफ के तौर पर भी यहाँ पर दिखाऊंगी, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी कहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा। तो देखिए कौन से रंग से दर्शाया गया होगा। तो देखिए दक्कन का पठार यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की बुक है 7th क्लास की, उसमें 2nd चैप्टर में दिया गया है दक्कन के पठार का जिक्र हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए जो राष्ट्रकूट थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो दक्कन के पठार से बिलोंग करते थे, इसलिए दक्कन के पठार का यहाँ पर यूज़ किया गया। लेकिन यहाँ पर ये नहीं दर्शाया गया है कि वो मैप में कौन से कलर से, ये थोड़ा सा डीप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत भौतिक मानचित्र में, भारत का जो भौतिक मानचित्र है उसमें दक्कन के पठार को कौन से रंग से दर्शाया गया है, तो वो रंग है पीला। कौन से रंग से दर्शाया गया है, तो पीले रंग से दर्शाया गया है। देखिए मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखा दिया है। तो देखिए कौन सा कलर यहाँ पर हुआ है, येलो कलर यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए निम्न में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। तो देखिए मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के कौन कौन से उपाय हैं। तो देखिए फर्स्ट जो आपका दिया गया है वो है मल्च बनाना, बी है अति चराई, सी है वेदिका फॉर्म, या फिर डी है बीज की फसल उगाना। तो देखिए ये भी आपका सेम क्वेश्चन उठाया गया एनसीईआरटी की बुक से, जो देखिए मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दिया है। ठीक है, तो देखिए सेम आपको यहाँ पर पॉइंट्स पूछे गए हैं एग्जाम में भी। अब देखिए यहाँ पर कौन से पॉइंट्स जो है वो आपके सही हैं। तो देखिए मल्च बनाना आपका बिल्कुल सही है, मल्च बनाना इसमें है। ठीक है, अति चराई देखिए एनसीईआरटी की बुक में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। सी वेदिका फॉर्म ये भी आपका बिल्कुल सही है, और बीज की फसल उगाना ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही हो जाएगा, तो ये है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। देखिए जो एनसीईआरटी के नोट्स मैंने आपके स्टार्ट किए हुए हैं, वहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जितने चैप्टर्स मैंने करा दिए उनमें वही पॉइंट्स मैंने आपके लिए हैं जो एग्जाम में आपसे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और जो आने वाली क्लासेस हैं उनमें भी वही पॉइंट्स आपको कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए कल की क्लास में ही मैंने आपको ये कराया है, ज्योग्राफी के 3rd चैप्टर में इन पॉइंट्स की बात हुई है, ये क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पर भी कराया है। देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है वो क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। और पृथ्वी का सूर्य की अक्ष पर, मतलब सूर्य के चारों ओर घूमना जो है वो क्या कहलाता है, तो वो परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको ये चीज़ें कराई। अब देखिए बी पॉइंट जो यहाँ पर है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल सही है, जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल सही है कि जो पृथ्वी का अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है, लेकिन वो कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। 66.5 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाता है। ठीक है, तो देखिए ए पॉइंट तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन बी पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अकबर ने निम्न में से किन सरदारों को वेतन जागीर दिया था। तो देखिए किन सरदारों को यहाँ पर वेतन जागीर दिया गया था, सिखों को दिया था, मराठों को दिया था, सिसोदिया राजपूतों को दिया गया था, या फिर भारतीय मुसलमानों को दिया गया था। तो देखिए अकबर ने जो वतन जागीर दिया वो किसको दिया, तो वो दिया सिसोदिया राजपूतों को। किनको दिया था, सिसोदिया राजपूतों को दिया था। देखिए जो मुगलों की अगर हम बात करते हैं, ये चैप्टर मैंने आपको करा दिया हिस्ट्री की बुक में, तो वहाँ पर ये चीज़ हुई है कि सिसोदिया राजपूतों को क्या दिया जाता, वतन जागीर दिया था, किसने, अकबर ने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है ये, ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ए पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है, कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। कंपनी ने क्या दावा किया कि जो उसका अधिकार था वो सर्वोच्च नहीं था।
बी है अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। तो देखिए जो बी पॉइंट है यहाँ पर वो बिल्कुल सही है, लेकिन ए पॉइंट यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, ए पॉइंट क्या है, गलत है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पॉइंट आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए तो गलत है लेकिन बी क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मैचिंग आपको करनी है। स्तंभ 1 की निम्नलिखित संकल्पनाओं का स्तंभ 2 में दिए गए उनके उदाहरणों से सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प को चुनिए। देखिए स्तंभ 1 है, स्तंभ 2 है। स्तंभ 1 में क्या है, संकल्पनाएं हैं, और स्तंभ 2 में क्या दिया गया है, उदाहरण दिए गए हैं। अब देखिए ए क्या है आपका, भेदभाव है, बी असमानता, सी रूढ़िवादिता और डी है पूर्व धारणा। अब देखिए फर्स्ट देखते हैं भेदभाव। तो देखिए भेदभाव कहाँ पर दिखाया गया है, समान कार्य के लिए अलग वेतन। देखिए समान कार्य के लिए अलग वेतन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये एक असमानता है। ठीक है, क्या है, असमानता है। तो बी को हम किससे मिला देंगे, बी को 1 से मिला देंगे। अब देखिए नेक्स्ट है ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं। जो ग्रामवासी होते हैं वो अंधविश्वासी होते हैं, तो ये आपकी क्या होती है, ये होती है पूर्व धारणा। तो इसको हम मैच कर देंगे डी से। महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है या फिर वह गर्भवती है। तो देखिए ये आपका क्या होगा, ये भेदभाव होगा। क्या होगा, ये भेदभाव हो जाएगा। रूढ़िवादिता देखिए कहाँ पर है कि लड़कियां जो है वो खाना बनाने और भोजन पकाने में अच्छी होती हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सी मैचिंग है जो आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ए को हमने किससे मिलाया है, तो ए को 3rd से मिलाया है। ठीक है, बी को किससे मिलाया, 1 से मिलाया, सी को 4th से मिलाया और डी को 2nd से मिलाया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दिए गए कथनों ए और आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए पॉइंट है, जो स्थान ग्रीनिच मतलब ग्रीनविच के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनिच से पीछे रहेगा और पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए ए तो आपका बिल्कुल सही है क्योंकि जो ग्रीनविच के पश्चिम में है, देखिए जो ग्रीनविच से पश्चिम में होता है उसका समय जो होता है वो पीछे होता है, और अगर पूर्व में होता है तो उसका समय क्या होता है, आगे होता है। ठीक है, अगर पूर्व में बात करें तो आगे होगा, अगर पश्चिम में बात करें तो क्या होगा, पीछे होता है। ठीक है, ये मैंने आपको ज्योग्राफी के 2nd लेसन में कराया हुआ है। ठीक है, 2nd चैप्टर में ये चीज़ें हो गई हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। तो देखिए जो 2nd पॉइंट है वो क्या है, वो आपका बिल्कुल गलत है। क्या है यहाँ पर, बिल्कुल गलत है। जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और सूर्य जो है वो क्या होता है, पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट आर होगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ए तो सही है लेकिन आर यहाँ पर क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है वो किसका लगाती है, तो सूर्य का लगाती है। अगर सूर्य की बात करें, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो वो पूर्व से पश्चिम की ओर लगाती है, लेकिन अगर उसके अक्ष की बात करें तो जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। ठीक है, ये यहाँ पर अपोजिट दे दिया, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। तो देखिए जनसंख्या पिरामिड जो है वो क्या दर्शाता है, उच्च जन्म दर, वृद्ध आयु वर्ग से उच्च मृत्यु दर, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या या फिर शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर या फिर जनसंख्या। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए जो जनसंख्या पिरामिड होता है वो क्या क्या दर्शाता है, तो देखिए उच्च जन्म दर दर्शाता है, बिल्कुल सही है। वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर या फिर संख्या, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है। तो देखिए ए बी सी पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए शैल दी गई हैं और उत्पत्ति या फिर निर्माण उनका दिया गया है। तो आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी शैलें होती हैं, किन किन का किस तरीके से निर्माण होता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए जो आग्नेय शैल है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो वो एक क्या होती है, द्रवित मैग्मा होती है। क्या होती है, एक द्रवित मैग्मा होती है। अवसादी शैल जो होगी वो क्या होती है, तो अवसादी शैल होती है हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाकर जमा कर किए
ठीक है, जमा कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा आपका, थर्ड से मिलान हो जाएगा। जो कायांतरित शैल होती है वो होती है उच्च दाब व ताप के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होते हैं, उच्च ताप और दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा मिलान है जो आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट, और देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद के क्वेश्चन कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो बात हुई है वो ही अमेज़न बेसिन के बारे में। अमेज़न बेसिन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखिए अमेज़न बेसिन के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। ए है, पूरे वर्ष यहाँ गर्म व नम जलवायु रहती है। यहाँ लोग कर्तन और दहन कृषि करते हैं। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं। बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो देखिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पूरे वर्ष यहाँ पर गर्म और नम जलवायु रहती है। दूसरा पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है, यहाँ लोग कर्तन और दहन कृषि करते हैं। ठीक है, लेकिन लोग मुख्यतः यहाँ धान उगाते हैं, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ठीक है, डी पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है, बेसिन में कई स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके अमेज़न बेसिन के बारे में बिल्कुल सही हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका 41 नंबर का। लद्दाख के बारे में दिए गए लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लद्दाख के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं। तो देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है, लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ बहती हैं, बिल्कुल सही है। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। देखिए हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ पर क्या होती है, उच्च वर्षा पाई जाती है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं तथा तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। तीनों पॉइंट आपके सही हैं, किसको छोड़कर, ऑप्शन नंबर जो पॉइंट सी है उसको छोड़कर। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो 4th नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। केवल ए, बी और डी पॉइंट ही यहाँ पर क्या है आपके सही हैं। ठीक है, ए, बी और डी पॉइंट सही हैं, सी पॉइंट जो है वो आपका गलत है। देखिए जब एनसीईआरटी की बुक हम पढ़ेंगे, ये वाला चैप्टर वहाँ पर होगा, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए, सही उत्तर का चुनाव करें। तो देखिए कौन कौन से मुद्दे थे जो उठाए गए थे। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीन पर भी दिखा दिया है, ये क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी की बुक से सेम पूछा गया है। कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इसने मांग की कि लगान कम किया जाए और फौजी खर्चों में कटौती की जाए। देखिए सेम पॉइंट यहाँ पर पूछे गए हैं। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो देखिए कौन से पॉइंट हैं जो यहाँ पर आपके क्या हैं, सही हैं। तो देखिए कौन से पॉइंट सही हैं, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन को छोड़कर किसने मनोरंजन करके खिलाफ आवाज़ उठाई, इसको छोड़कर सारे ही पॉइंट क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, सारे पॉइंट क्या हैं यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। तो देखिए 1, 2 और 3 पॉइंट सही हैं, 4th पॉइंट जो है वो यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अशोक के धम्म से। देखिए अशोक का धम्म जो मैंने आपको 6th क्लास की बुक है हिस्ट्री की, उसके चैप्टर में मैंने आपको करा दी है अशोक के धम्म के विषय में क्या चीज़ें यहाँ पर सही हैं। तो देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है, इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। देखिए बिल्कुल सही है कि इसमें किसी भी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन अभी आपसे सेम बुक से पूछा गया एनसीईआरटी की, सेम टू सेम। देखिए मैंने आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा दिया है। इसमें किसी भी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जो यहाँ पर 4th पॉइंट दिया गया है कि लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की, तो देखिए ये पॉइंट आपका बिल्कुल गलत है। इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति नहीं की थी, बल्कि किसकी की थी, धम्म महामत अधिकारियों की। किसकी, धम्म महामत अधिकारियों की, महामत अधिकारियों की इन्होंने नियुक्ति की थी, जो जगह जगह जाके धम्म के उपदेश देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी पॉइंट को छोड़कर तीनों पॉइंट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। ए, बी और सी पॉइंट क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे 2 कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संबंध में
दिए गए हैं। इनमें से कौन से पॉइंट हैं जो क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। तो देखिए, जो श्री नारायण गुरु थे उनके संदर्भ में उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। देखिए, उनके अनुसार क्या चीज़ें थी कि जो सारी मानवता है होती है उसकी एक ही जाति है। तो देखिए, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, उन्होंने सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। तो देखिए, ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि उन्होंने सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया था। यहाँ पर सिर्फ ए पॉइंट सही है, लेकिन बी क्या है यहाँ पर बिल्कुल गलत है, श्री नारायण गुरु के संबंध में। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ए तो सही है, लेकिन बी क्या है यहाँ पर गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, आपको मैचिंग करनी है। ए और बी की आपको क्या करना है, मिलान करना है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या क्या दिए गए हैं। ए पॉइंट है, बेरीगाजा किसको कहते हैं, श्रेणी क्या होती हैं, एरेटाइन पात्र क्या होता है और ग्रहपति क्या होते हैं। तो देखिए, ग्रहपति भी मैंने आपको 6th क्लास की बुक में हिस्ट्री में करा दिया है। अब देखिए किस किस को कहाँ पर मैच करना है। तो देखिए, जो बेरीगाजा है क्या है, जो बेरीगाजा है वो किससे संबंधित है। तो बेरीगाजा जो है वो क्या होते थे, भरूच होते थे। कौन होते थे, भरूच होते थे। ठीक है, उसके बाद जो श्रेणी होती थी शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ। क्या होते थे, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ। एरेटाइन पात्र क्या होता था। तो देखिए, एरेटाइन पात्र जो होता था वो होता था मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन। ठीक है, मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन। और ग्रहपति कौन होते थे, तो ग्रहपति होते थे स्वतंत्र कृषक। कौन होते थे, स्वतंत्र कृषक। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही मैच कर रहा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है। तो देखिए, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है। वायु वायुमंडल में, बहिर्मंडल में, समताप मंडल में या फिर मध्य मंडल में। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, वायु की जो बहुत पतली परत होती है वो किस में होती है, तो वो एक्सोस्फीयर में होती है, बहिर्मंडल में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया। तो देखिए, जो विविधता में एकता है वो मुहावरा किसने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो देखिए, जो विविधता में एकता है ये मुहावरा किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है। देखिए, 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक में, देखिए जब मंदिर निर्माण होता था तो उसमें जो शिल्प विज्ञान तकनीक है उसके विषय में कौन कौन से पॉइंट जो है यहाँ पर सही हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ है, अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। निर्माण में बलुआ पत्थर और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। तो देखिए, कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए, दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है आपके बिल्कुल सही हैं कि जो अधिरचना का भार था वो शिखरों पर डाल दिया जाता था। क्यों, क्योंकि देखिए मंदिर का जो निर्माण होता था वो इस तरीके के शिखर यहाँ पर होते थे, ऊंची ऊंची चोटियाँ होती थी, तो जो सारा का सारा भार था वो शिखरों पर डाल दिया जाता था। और निर्माण में बलुआ पत्थर और पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। देखिए, जब मंदिर निर्माण मैंने आपको कराए हैं उसमें ये दोनों पॉइंट आपके कवर हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट क्या हैं आपके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। देखिए, कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर ग्राम भोजक के विषय में सही नहीं है। देखिए, अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। देखिए, जो ग्राम भोजक है ये पॉइंट भी मैंने आपको करा दिया है। देखिए, जो हिस्ट्री की मैंने आपके नोट्स कराए हैं उनमें करा दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट भी देखिए आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे। तो देखिए, ये भी आपका बिल्कुल सही है कि गांव का कर वसूलने का काम जो है राजा अक्सर ग्राम भोजक को ही दे देते थे। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। देखिए, ये पॉइंट यहाँ पर क्या है, गलत है। गलत ही आपसे पूछा है कि कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है, तो 4th पॉइंट यहाँ पर क्या है आपका गलत है। ठीक है, 4th पॉइंट क्या है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा या फिर कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। देखिए कौन से हैं जो सही तरीके से सुमेलित हैं। फसल दी गई है और आवश्यक जलवायवीय दशा दी गई है। ठीक है, आवश्यक जलवायवीय दशा दी गई। अब देखिए फर्स्ट है आपका कॉफ़ी। कॉफ़ी ठंडी और शुष्क जलवायु, बी दिया गया है आपको गर्म जलवायु तथा उच्च वर्षा। तो देखिए कौन सा है जो आपका सही तरीके से सुमेलित है। तो देखिए ना तो ए पॉइंट आपका सही तरीके से सुमेलित है और ना ही बी पॉइंट आपका सही तरीके से सुमेलित है। दोनों पॉइंट यहाँ पर क्या हैं आपके बिल्कुल गलत हैं। और देखिए क्यों गलत हैं तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर रिवर्स कर दिया है इन्होंने। देखिए जो कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी के लिए कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है, तो कॉफ़ी के लिए गर्म जलवायु और उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, जबकि चाय के लिए ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये चीज़ें रिवर्स कर दी हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट क्या हो गए हैं आपके गलत हो गए हैं। न तो ए सही है और न ही बी सही है। ठीक है, दोनों का मिलान क्या है यहाँ पर गलत है। कॉफ़ी का गर्म जलवायु और उच्च वर्षा से होगा और चाय का जो होगा वो ठंडी और शुष्क जलवायु से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही आपके क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो देखिए भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। देखिए जो भूतपूर्व रियासत श्रेणी थी वो लागू थी। यहाँ पर जो आपको पॉइंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा पॉइंट है जो सही है भूतपूर्व रियासत श्रेणी के बारे में। तो देखिए स्वतंत्रता के समय केवल 1947 से 1948 के आसपास ये श्रेणी लागू हुई। तो देखिए ऐसा नहीं है, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर गलत है। 1947 से लेकर 1948 के आसपास जो है केवल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो केवल इस समय पर ये श्रेणी लागू नहीं हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1947 से 1948 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। देखिए ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। भूतपूर्व रियासत के जो श्रेणी लागू हुई थी वो कब हुई, तो वो 1947 से 48 और 1956 के बीच हुई, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। लेकिन 1956 के बाद जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया, तो देखिए ये भी आपका नेगेटिव है। किसी पर भी नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान नहीं। तो देखिए ये तो आपका बिल्कुल गलत है कि ऐसी कोई भी श्रेणी यहाँ पर विद्यमान नहीं थी। तो देखिए यहाँ जो आपका भूतपूर्व रियासत से रिलेटेड जो आपका ऑप्शन सही है तो वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था क्योंकि, अब देखिए जो 19वीं सदी थी उसमें लड़कियों को घर पर ही क्यों पढ़ाया जाता था। ठीक है, ये चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। अब देखिए क्यों पढ़ाया जाता था, ए पॉइंट देखते हैं, वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें, इसलिए। देखिए पढ़ाई के साथ साथ क्या कर सकें, घरेलू कार्य भी कर सकें, बिल्कुल सही है। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी। देखिए सार्वजनिक स्थानों पर अगर बच्चे जाएंगे, मतलब जो लड़कियां हैं वो जाएंगी, तो वो क्या होंगी, बिगड़ जाएंगी। तो देखिए ये विकल्प भी आपका बिल्कुल सही, क्योंकि 19वीं सदी के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा है। लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। देखिए ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो पॉइंट सी है वो गलत है। ए और बी दोनों ही पॉइंट आपके क्या हैं यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था का संपादक था। देखिए जो केसरी अखबार था वो किसके द्वारा, मतलब कौन थे इसके संपादक, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए ज्योतिराव फूले थे, या फिर बाल गंगाधर तिलक थे, महात्मा गांधी थे, या फिर लाला लाजपत राय थे। तो देखिए यहाँ पर केसरी नामक अखबार की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका है वो है बाल गंगाधर तिलक। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, जो किसके संपादक थे, केसरी नामक अखबार के संपादक थे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ज्योतिराव फूले से रिलेटेड, कि ज्योतिराव फूले जो थे उन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था गुलाम गिरी। क्या नाम था, गुलाम गिरी। तो देखिए ये बुक भी आपसे मैनी टाइम सीटेट के एग्जाम में पूछी गई है कि गुलाम गिरी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो वो ज्योतिराव फूले के द्वारा लिखी गई। अब देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। देखिए एक तरफ आपको पृथ्वी के मंडल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं आपसे पूछी हैं। तो देखिए फर्स्ट है स्थल मंडल, सेकंड जल मंडल, थर्ड वायुमंडल और फोर्थ है जैव मंडल। तो देखिए स्थल मंडल में कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो स्थल मंडल जो है वो चट्टानों तथा खनिजों से बना हुआ होता है। जो नेक्स्ट है जलमंडल, जलमंडल से देखिए आप समझ जाएंगे यहाँ पर जल के विभिन्न स्रोतों की बात हो रही है। वायुमंडल, वायु की विभिन्न परत, और जैव मंडल हो जाएगा पादप एवं जीव जंतु। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी के मंडल
कौन कौन सी विशेषता यहाँ पर हो गई हैं। तो देखिए यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही मिलान यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए स्क्रीन पर मैंने आपके लिए एक इमेज लगा दी है, इसके थ्रू आप इजीली इसको समझ सकते हैं। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नीचे दो कथन ए और बी 19वीं सदी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में हैं। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं देख लेते हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी, बिल्कुल सही है। फर्स्ट जो विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हुई। नेक्स्ट दिया गया है, सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। देखिए ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल गलत है। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर बिल्कुल गलत है कि गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा, तो ये यहाँ पर क्या है बिल्कुल गलत है। जो थर्ड पॉइंट है वो आपका सही हो जाएगा, ए तो सही है लेकिन बी पॉइंट यहाँ पर क्या है आपका बिल्कुल गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते हैं। तो देखिए जागीर कहते हैं, जब्त कहते हैं, जात कहते हैं या फिर इक्ता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। क्या कहा जाता है, इसको जब्त कहा जाता है। देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे गए हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे गए हैं। तो जो बच्चे दिसंबर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, वो एनसीईआरटी के नोट्स को ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से तैयारी करें। अच्छा मार्क्स अगर आपको गेन करने हैं पेपर में तो आपको एनसीईआरटी के नोट्स पर अपनी कमांड करनी होगी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे IST भारतीय मानक समय है, जो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर के पास स्थित है। केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय जो समय होगा वो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने इमेज के थ्रू आपको दिखा दिया है कि जो IST रेखा है वो देखिए कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है, और जो ईटानगर है देखिए वो मैप के किस हिस्से में है, और जो चेन्नई है वो मैप के किस हिस्से में। अब देखिए यहाँ पर अगर हम मानक समय रेखा के अकॉर्डिंग लाइंस देखें तो देखिए जो ईटानगर है वो पूर्व में है, ठीक है। ईटानगर कहाँ पर है, पूर्व में, और जो चेन्नई है वो कहाँ पर जा रहा है, पश्चिम में। तो इसका मतलब जब चेन्नई की साइड हम जाएंगे तो टाइम क्या होगा, घटेगा, और हम पूरब की साइड जाएंगे तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए आप ऑप्शंस में देखिए, यहाँ पर देखिए अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, टाइम घटेगा जब हम पीछे जाएंगे। तो यहाँ पर तो टाइम बढ़ रहा है, देखिए 9 बजे हैं लेकिन 9:10 दिखा रहा है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाएगा। इसके अलावा जो भी बढ़ रहा है उस ऑप्शन को क्या करेंगे, आप डिलीट कर देंगे। देखिए यहाँ पर भी आपका क्या होगा, बढ़ रहा है, तो ये भी आपका कट जाएगा। अब देखिए 2 ऑप्शंस यहाँ पर आपके सही होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपका होगा, यहाँ पर अगर हम पूर्व की बात करें, जब हम ईटानगर में देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तो टाइम घटना चाहिए और यहाँ क्या होना चाहिए, टाइम बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोनों ही ऑप्शंस में क्या हो रहा है, टाइम यहाँ पर घट रहा है और यहाँ पर बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो सकता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए 80 डिग्री देशांतर फर्स्ट उसमें दिया गया है आपको, ठीक है, और सेकंड में कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर सही से लिखते हैं, 80 डिग्री यहाँ पर दिया गया है और सेकंड में क्या दिया गया है आपको, 92 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। और देखिए जो एक्चुअल टाइम होता है वो क्या होता है, तो एक्चुअल जो होता है वो होता है 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए दोनों का क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं हम, ठीक है, दोनों का क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो क्या आ जाएगा आपका 2 डिग्री 30 मिनट, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10 डिग्री 15 मिनट। अब आपको पता है कि 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, देखिए मैंने आपको ज्योग्राफी क्लास में कराई है ये चीज़ें, 4 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। कितने मिनट के बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। अब देखिए जब आप 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होते हैं तो 2 डिग्री कितने मिनट के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 8 मिनट के बराबर हो जाएगा। कितने मिनट के बराबर, 8 मिनट के बराबर। अब देखिए जो हमने फर्स्ट देखा था इसमें क्या हो रहा है, ये पश्चिम में जा रहा है तो टाइम क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, अब देखिए अगर हम नॉर्मल भी देखें तो 8 मिनट कम होंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम आपको कम दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपका गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 30 मिनट तो यहाँ पर होंगे आपके और 8 मिनट आपके ये हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 मिनट यहाँ पर कम होगा, तो ये तो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए 1 डिग्री कितने के बराबर है, 4 मिनट के, इसका मतलब 40 मिनट तो यहाँ पर होंगे ही आपके, ठीक है। 10 मिनट्स नहीं बढ़ने, कितना होना चाहिए, कम से कम 40 तो होना ही चाहिए, तो 40 कहाँ पर हो रहा है आपका,
थर्ड ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, आपको कंप्लीट आंसर यहाँ पर निकालने की ज़रूरत नहीं है, अंदाजे से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आंसर टिक करके निकल सकते हैं बिना टाइम खराब किए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 10 मिनट्स कम है और यहाँ पर कितना कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 41 मिनट्स आपके क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या किससे अधिक है। तो देखिए 10 से अधिक है, 15 से अधिक है, 25 से अधिक है या फिर 4 से अधिक है। तो देखिए कौन सा पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो जो महिलाओं की संख्या है वो 30 से अधिक है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, पृथ्वी की शैलें वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। कितने समय बाद? 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। विश्व की नवीनतम शैलें मानी जाती हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं, पूर्वी यूरोप में स्थित हैं या फिर हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा पॉइंट है, तो ये क्या है, आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है देखिए आज का, इतिहास की गुण लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातात्विद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्न में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है। देखिए जो पुरातात्विद होते हैं उनके बारे में या उनकी प्रकृति के बारे में कौन सा पॉइंट जो है वो सही नहीं है आपसे पूछा है। ठीक है, नेगेटिव पूछा है यहाँ पर। भवनों, चित्रों व मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन, औजारों, हथियारों, बर्तनों, पेन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई, जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियों को ढूंढना, लिखित सामग्री की जांच। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही नहीं है। तो देखिए जो पुरातात्विद हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए अवशेष का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल सही है। वस्तुओं की प्राप्ति छानबीन करते हैं, खुदाई करते हैं। मछलियों की हड्डियों को ढूंढना, मतलब जो भी जानवर पक्षी उनको मिलते हैं उनकी हड्डियों को ढूंढना, ये भी सही है। लेकिन सिर्फ लिखित सामग्री की जांच, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेगेटिव यहाँ पर आपसे पूछा था, तो नेगेटिव क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है। देखिए जो प्रोजेक्ट मेथड होता है इन सोशल साइंस इन्वॉल्व एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, डिस्कशन और नरेशन। तो देखिए यहाँ पर हर चीज़ होती है, सिर्फ किस चीज़ को छोड़कर, वर्णन को छोड़कर, नरेशन नहीं होता। इसके अलावा देखिए एक्टिविटी भी सही है, चर्चा भी सही है और प्रयोग भी सही है। ठीक है, तो ए, बी और सी पॉइंट आपके बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन डी पॉइंट जो है, जो वर्णन है, वो यहाँ पर क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड की बात हो रही है, इसीलिए ए, बी और सी पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है। देखिए जो नैदानिक मूल्यांकन होता है, जो हम डायग्नोस्टिक जो एवेल्युएशन करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, या फिर विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना, विद्यार्थियों को आंकना। तो देखिए कौन से पॉइंट हैं जो यहाँ पर आपके क्या होंगे, सही होंगे। तो देखिए विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना बिल्कुल सही है। पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, ये भी आपका बिल्कुल सही है। वर्गीकृत हम नहीं करते बच्चों को, देखिए लेबलिंग हमें नहीं करनी है, ये आपका नेगेटिव वर्ड होता है पेडागोजी में, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को आंकना, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, आपका गलत है। तो देखिए सी और डी पॉइंट क्या है, यहाँ पर दोनों गलत हैं, सिर्फ ए और बी पॉइंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, बच्चे की जो कमियां हैं उनको जानने के लिए, उनके लक्षणों से सूचना प्राप्त करने के लिए, उनके पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, ये सब क्या होता है, ये नैदानिक मूल्यांकन का लक्षण या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि का निम्न में से किस संपत्तियों को पढ़ाने हेतु प्रारंभ गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। तो देखिए कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर यूज़ की जा सकती हैं, विविधता, हशियाकरण, प्रजातंत्र या फिर बाजार। तो देखिए किस गतिविधि को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, किस गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है।
तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो है आपका प्रजातंत्र। क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रजातंत्र। देखिए विविधता की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है, हर्षाकरण नहीं है और बाजार भी यहाँ पर नहीं है, क्या हो जाएगा ये प्रजातंत्र हो जाएगा, डेमोक्रेसी। ठीक है, किस चीज़ के लिए, तो डेमोक्रेसी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों अभिकथन ए और तर्क आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अभिकथन ए यहाँ पर दिया गया है और तर्क आपको दिया गया है, तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों में वस्तुगत और क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियाँ विकसित की हैं, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन और विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। देखिए ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है कि लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से हम क्या कर सकते हैं, तथ्यों के अवलोकन और विश्लेषण को पृथक करना यहाँ पर क्या है, कठिन है। तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए लोकतंत्र को अगर हम यहाँ पर दर्शाएं तो किन चीज़ों का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लोग समान और स्वतंत्र हैं, लोग धनी और समृद्ध होते हैं, लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, सरकार अधिक जवाबदेह और तर्क संगत है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प आपका सही है, तो देखिए यहाँ पर सारे ही पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। ए भी सही है, लोग समान और स्वतंत्र हैं, लोग धनी और समृद्ध होते हैं, लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, सरकार अधिक जवाबदेह और तर्क संगत है। तो देखिए चारों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है, आपके बिल्कुल सही हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन जो है वो आपको नहीं दिया गया था, इसलिए यहाँ पर बच्चों को मार्क्स मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन में डी कहीं नहीं था, चारों जो विकल्प हैं वो किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिए गए थे, इसलिए यहाँ पर बच्चों का 1 नंबर ज़रूर मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चारों ही पॉइंट आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ए बी सी और डी चारों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं, आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं। तो देखिए कौन से पॉइंट हैं, वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या हैं जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित किया जा सकता है। तो देखिए जो पाठ्यचर्या उद्देश्य है वो आपको बताना है जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर विश्लेषणात्मक पक्ष यूज हो रहा है, तो ए पॉइंट तो आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए इतिहास की विधियाँ विज्ञान कला व प्रबंध अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक है। तो देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है, कॉग्निटिव जो प्रक्रिया है आपकी वो यूज़ हो रही है, तो बी पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, एक विश्लेषणात्मक पक्ष रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। अगर देखिए हम नेक्स्ट, विविध भारती कार्यक्रमों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं तथा स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर कोई भी विश्लेषणात्मक पक्ष यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप 1 वर्ड आंसर कर सकते हैं, कोई भी कॉग्निटिव जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर यूज़ नहीं हो रही है, तो ये पॉइंट तो आपका गलत हो जाएगा। आपके द्वारा देखे गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा कीजिए। देखिए अगर हम समीक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका विश्लेषण मांग रहे हैं, तो ये पॉइंट भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए भरून क्या है, किस क्षेत्र या राज्य में ये लोकप्रिय है। देखिए कौन से क्षेत्र या राज्य में लोकप्रिय है, 1 वर्ड आंसर है, तो यहाँ पर भी आपका कोई भी विश्लेषणात्मक पक्ष यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन से पॉइंट आपके सही हैं, तो देखिए ए बी और डी कौन सा है आपका, ए बी और डी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं। देखिए कौन से विकल्प जो हैं वो निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं। मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है, आरोप पत्र और अभियोजन पत्र द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है, बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है, न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। तो देखिए कौन से पॉइंट हैं जो यहाँ पर आपके सही हैं, तो देखिए
देखिए ए पॉइंट यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। ये क्या है आपकी निष्पक्ष, देखिए निष्पक्ष सुनवाई के यहाँ पर मूलभूत तत्व आपसे पूछे थे, तो ए पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। आरोप पत्र तथा अभियोजन पत्र द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। सी पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाए, ये जो है पॉइंट आपका गलत है। मौका दिया जाता है, ऐसा नहीं कि मौका नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर ए, बी और डी पॉइंट आपका सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आहार संहिता में कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को जहाँ तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? आनुवंशिक दवाइयाँ, वैश्विक ब्रांड, जेनेरिक दवाइयाँ या फिर प्राचीन उपचार। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है जेनेरिक दवाइयाँ। क्या कहते हैं उनको? जेनेरिक दवाइयाँ कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए है प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। इसके अलावा देखिए सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्तमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर सही है? तो देखिए जो प्राकृतिक विज्ञान है सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक विज्ञान जो है वो सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और सिर्फ होनहार विद्यार्थियों का ही श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक विज्ञान, जो सामाजिक विज्ञान है सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, ये पॉइंट आपका क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए ए तो यहाँ पर गलत है, लेकिन बी पॉइंट क्या है आपका? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन होता है जो प्रासंगिक होता है? तो देखिए कौन सा जो संसाधन है वो प्रासंगिक है? अशोक के अभिलेखों की लिपि, मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा, BR अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृतांत, या फिर एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना। तो देखिए भेदभाव की स्थिति यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है जो दर्शा रहा है? तो देखिए यहाँ पर भेदभाव की स्थिति कौन से पॉइंट में दर्शाई जा रही है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है BR अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृतांत। तो ये क्या होगा आपका? ये हो जाएगा आपका भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए प्रासंगिक संसाधन। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो जो आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की थ्योरी क्लासेस जो हैं NCERT के नोट्स की, देखिए हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं मेरे चैनल पर, जो आपके NCERT के नोट्स की हैं, तो ये क्लासेस भी आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो देखिए NCERT के नोट्स भी आपके कवर हो रहे हैं और इसके अलावा जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपके साथ साथ मैं कंप्लीट करा रही हूँ। चलते हैं देखिए हमारे आज के सेशन पर। नीचे दिए गए कॉलमों का मिलान करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। देखिए 70 क्वेश्चन तक मैं आपको करा चुकी थी, आज 71 क्वेश्चन यहाँ पर आपका होगा। ठीक है, तो देखिए आकलन के संकेतक हैं यहाँ पर और दूसरी हैं उनकी योग्यताएं या फिर क्षमताएं। तो देखिए आकलन के जो संकेतक है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है आपका चर्चा डिस्कशन, बी है अवलोकन, सी है नियामक सरोकार और डी है स्पष्टीकरण। तो देखिए कौन सा जो है वो किससे मिलान करता है वो यहाँ पर देखना है। तो देखिए फर्स्ट आता है चर्चा। तो देखिए चर्चा का मिलान हम किससे करेंगे? तो चर्चा कब होती है? जब हम क्या करते हैं, सुनना, राय व्यक्त करना या फिर दूसरों से पता लगाना, वो क्या होती है? वो डिस्कशन होता है, चर्चा होती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो किससे मैच हो जाएगा? तो जो फर्स्ट है आपका वो किससे मैच होगा? वो हो जाएगा आपका 4th पॉइंट से। इसके अलावा देखिए जो अवलोकन है, अवलोकन आपका किससे मैच होगा? तो अवलोकन हम कब करते हैं? रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेखन के द्वारा हम क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं। तो यहाँ पर जो बी होगा वो आपका किससे? 3rd से मैच हो जाएगा। इसके अलावा देखिए नियामक सरोकार जो है वो क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता,
पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना क्या होगा आपका, नियामक सरोकार होगा। और स्पष्टीकरण जो है वो आपका लास्ट है, वो क्या हो जाएगा, तार्किक संबंध बनाना। क्या होगा, तार्किक संबंध बनाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं, कुछ को हिंदी समझ में नहीं आती है ज़्यादा प्योर। देखिए डिस्कशन को हम किससे हमने मैच किया है, तो डिस्कशन को किया है लिसनिंग, एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस एंड फाइंडिंग आउट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, इसके अलावा देखिए ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो ऑब्जर्वेशन किस चीज़ों से होती है, तो ऑब्जर्वेशन होती है रिपोर्ट से होती है, नैरेटिंग से होती है, पिक्चर रीडिंग से होती है, ड्राइंग से होती है। इसके अलावा देखिए जो नॉर्मेटिव कंसर्न है, नॉर्मेटिव कंसर्न जो है वो किसकी वजह से होती है, देखिए सेंसिटिविटी टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड शोइंग कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट। और लास्ट है एक्सप्लेनेशन, तो देखिए एक्सप्लेनेशन कब होगा, मेकिंग लॉजिकल कनेक्शंस। क्या होंगे, मेकिंग लॉजिकल कनेक्शंस। तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि कौन सा आपका जो मिलान है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा, जो पॉइंट नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है, जो आपका करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, इसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है, घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोंछा करती है, उसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्य को क्या कहा जा सकता है, देखभाल कार्य कहेंगे, दोहरा बोझ कहेंगे, गृह कार्य कहेंगे, फिर भुगतान कार्य कहेंगे। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए जब हम बात करते हैं किसी लेडी की कि वो घर के बाहर भी काम कर रही है और घर के अंदर भी काम कर रही है, तो वो क्या हो जाता है, वो दोहरा बोझ हो जाता है, डबल बर्डन जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्यों। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए, या फिर पाठ्यचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित बनाने या फिर पाठ्यचर्या के दायरे को सीमित करने के लिए, केवल शिक्षकों को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर समय, श्रम और धन की बचत करने के लिए, या फिर शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका करेक्ट है। अब देखिए अगर हम बात करें शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल गलत पॉइंट है। शिक्षकों के अनुभव के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन जो है वो क्या है, यहाँ पर गलत है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम देखें केवल शिक्षकों को एक संसाधन के रूप में, देखिए केवल, अगर जहाँ पर केवल वर्ड आता है वो पेडागोजी में क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। केवल शिक्षकों को ही एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करके श्रम धन की बचत, देखिए बचत करने के लिए कोई काम नहीं किया जाता, तो ये पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं कि पाठ्यचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित बनाने, देखिए केवल विषय केंद्रित आपको नहीं बनाना है, जहाँ पर भी केवल आता है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल विषय केंद्रित बनाएं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बी पॉइंट भी यहाँ पर क्या है, गलत है। तो देखिए सिर्फ ए पॉइंट यहाँ पर बचता है जो आपका करेक्ट है, समसामयिक की घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए। तो केवल ए जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अभिकथन ए और तर्क आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अभिकथन ए आपको दिया गया है और तर्क दिया गया है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा, देखिए जो इंट्रोवर्ट होते हैं बच्चे उनको खुलने में मदद करेगा, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं, सही हैं, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए और आर यहाँ पर क्या है, दोनों ही सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अभिकथन ए और कारण आर को सावधानीपूर्वक पढ़िए और निम्न में से सही विकल्प को चुनिए। देखिए अभिकथन ए आपको दिया गया है, नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। नैतिक मूल्य जो है वो पढ़ाए भी जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। कारण आर यहाँ पर दिया गया है, सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। तो देखिए सामाजिक विज्ञान वह विषय जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसमें बहुत कई महत्वपूर्ण मूल्य हैं जो सिखाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि सभी आधारभूत, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए कई महत्वपूर्ण मूल्य ऐसे होते हैं जैसे नागरिक उत्तरदायित्व, ठीक है, नागरिक उत्तरदायित्व बच्चों को पढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें, ठीक
ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं मूल्य जो पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन सभी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो सभी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए तो यहाँ पर सही है, लेकिन आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ए तो सही है, लेकिन कारण आर क्या है, गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्घृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः किसके द्वारा सिखाता है? तो देखिए किसकी चीज़ के द्वारा सिखाता है, अवलोकन के द्वारा, कल्पना के द्वारा, याद करना या फिर तर्क निकालना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका क्या होगा, सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ है वो क्या होगी, आपकी ऑब्जर्वेशन। कौन सी चीज़ आपकी सही होगी, तो वो है ऑब्जर्वेशन के द्वारा। तो यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है कि जो मौलिक अधिकार हैं, कर्तव्यों को लिखा गया है भारतीय संविधान में, यह बच्चों को ऑब्जर्वेशन के द्वारा क्या करता है, सिखाता है। ठीक है, ना ही कल्पना के द्वारा सिखाते हैं, ना ही मेमोराइजेशन के, याद रखने के, और ना ही तर्क करने के। किस चीज़ के? जब बच्चा ऑब्जर्व करेगा, अवलोकन करेगा, तो ही बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य है जिससे छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है? तो देखिए कौन सा पॉइंट है, समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास, विषयी ज्ञान और कौशल में सुधार, रचनात्मक और नवीनता में वृद्धि, या फिर सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, तो वो है समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास। देखिए जो क्रिटिकल थिंकिंग होगी उस कौशल का जो है विकास यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन सा परियोजना कार्य होना चाहिए, समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास यहाँ पर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए, विद्यार्थी के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों के कार्यों का लंबे समय का संग्रह इसमें होना चाहिए। तो देखिए जो पोर्टफोलियो होता है वो किस चीज़ में, उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चे के नियमित कार्यों और गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, ये भी आपका बिल्कुल सही है। केवल रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित हो, तो देखिए ये पॉइंट आपका बिल्कुल गलत है। विद्यार्थी के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ए, बी और डी पॉइंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो देखिए कौन सी विधि का यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे, खोजबीन, सर्वेक्षण विधि, परियोजना विधि, या फिर समस्या समाधान विधि? तो देखिए कौन सी विधि का आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो यहाँ जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वे मेथड। क्या हो जाएगा, सर्वे मेथड। क्या करेंगे आप यहाँ पर, सर्वेक्षण विधि का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूह में काम कर रहे हों और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो? तो देखिए कौन सी विधि का यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, रूब्रिक्स का होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न का होगा, मौखिक प्रस्तुतिकरण का होगा, या फिर पोर्टफोलियो का होगा? तो देखिए जो सबसे बेस्ट है यहाँ पर, जो छोटे छोटे समूह में काम कर रहे हों और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो, तो कौन सी विधि का हम यूज़ करेंगे? तो देखिए यहाँ पर रूब्रिक्स भी आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए जो पोर्टफोलियो है ये भी आपका सही है। तो ए और डी जो है पॉइंट यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा, ए और डी पॉइंट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें बहुविकल्पीय प्रश्न की, देखिए तो देखिए यहाँ पर जो है बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए रूब्रिक्स भी बिल्कुल ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपके सही है। तो देखिए ए पॉइंट भी आपका सही हो जाएगा, ए और बी पॉइंट भी सही है। इसके अलावा देखिए अगर हम रूब्रिक्स की और पोर्टफोलियो की बात करें तो ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसीलिए देखिए बोर्ड ने यहाँ पर 2 आंसर माने हैं कि यहाँ पर 1 जो आपका ऑप्शन है वो भी सही होगा और जो 4th ऑप्शन है वो भी सही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको 1 मार्क्स दिया गया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन भी बिल्कुल सही है और 4th ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रूब्रिक्स, बहुविकल्पीय प्रश्न और पोर्टफोलियो जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। देखिए
किस प्रकार का होगा? समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना, जिन राज्यों से प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्यों के लोगों को नौकरियां देना, भाई भतीजावाद के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना, या फिर राजनेताओं के सगे संबंधियों को नौकरी देना। तो देखिए कौन सा है जो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, पूछा है यहाँ पर, देखिए नहीं है। कौन सा है जो उल्लंघन नहीं है? तो कौन सा पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। अब देखिए जिन राज्यों में प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्य के लोगों को नौकरियां देना, ये भी क्या है आपका? समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। भाई भतीजावाद ये भी उल्लंघन करता है। सगे संबंधियों को नौकरी देना ये भी आपका क्या है? समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? तो देखिए कौन सा पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, शाहजहानाबाद ने मुगल शहर तैयार करने में जो यमुना है, यमुना ने क्या भूमिका निभाई? तो देखिए यमुना ने क्या भूमिका निभाई, क्वेश्चनिंग यहाँ पर की जा रही है, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज हो रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर जो क्या हो गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई? तो देखिए क्या, क्यों, कैसे क्वेश्चन यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए आलोचनात्मक चिंतन कौशल का विकास हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1, तो देखिए जो ए पॉइंट है वो आपका बिल्कुल सही है। प्रेस वार्ता का प्रयोजन है, सरकार क्या कर रही है इस पर सूचना प्राप्त करने में प्रेस वार्ता कैसे या किस प्रकार आपकी सहायता करती है? तो देखिए यहाँ पर भी आपका क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ हो रहा है। इसके अलावा देखिए निर्दर्शी उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर कीजिए। देखिए बाजारों में अंतर आपको करना है, तो ये यहाँ पर कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग आपकी यूज़ नहीं हो रही है। एक लोक सेवक के लिए यह आवश्यक है कि वे राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, व्याख्या करें, बिल्कुल सही है। जल की आवश्यकता, देखिए जो जल की उपलब्धता है वस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक है, चर्चा करें। तो देखिए यहाँ पर भी चर्चा आपको करनी है, तो ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, बी, डी और ई पॉइंट आपके सही हैं, केवल सी को छोड़ करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका क्या है? बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, क्या कहलाते हैं? सीमांत कृषि किसान होते हैं, कृषि मजदूर होते हैं, प्रवासी श्रमिक मजदूर होते हैं, फिर छोटे किसान होते हैं। तो देखिए ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो कौन सा पॉइंट है देखिए जो यहाँ पर सही होगा? तो देखिए जो अपनी जीविका, जिनका मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है, और जो क्या है? भूमिहीन लोग हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? तो देखिए प्रवासी श्रमिक मजदूर उनको कहा जाएगा। तो एक पॉइंट तो आपका ये सही हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है कृषि मजदूर, क्या है? कृषि मजदूर। तो देखिए यहाँ पर बी और जो सी पॉइंट है वो आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए छोटे किसान गलत है, सीमांत किसान ये भी आपके गलत है। सीमांत किसान किसको कहा जाता है? देखिए जिनके पास ज़मीन का छोटा हिस्सा होता है उनको सीमांत किसान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ तो भूमिहीन है लोग, तो इसीलिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी और सी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार के लिए गए थे अमेरिकन क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, रूसी क्रांति से और मैग्ना कार्टा से। तो देखिए जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार है वो किसके संविधान से लिए गए थे? तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही है? तो फ्रांसीसी से लिए गए थे, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? तो देखिए कौन सा है जो लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना, लड़कों के समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना, लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना, लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए लड़कों के समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना बिल्कुल सही है। इसके अलावा लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की आवश्यकता व्यवस्था करना, ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए लड़कियों के समूह द्वारा रंगोली बनाना और लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता, ये क्या है आपका? ये लिंग भेदभाव है। लेकिन यहाँ पर क्या है? तटस्थ वातावरण का उदाहरण कौन सा है? तो वो है बी और डी, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? देखिए कौन से क्षेत्रों में है, उत्तर भारत में है, दक्षिण भारत में है, पूर्वी भारत में या फिर पश्चिम भारत में। तो देखिए जो आदिवासी समुदाय हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे? पूर्वी भारत में। कहाँ पर? पूर्वी भारत में। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका क्या है? बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनें। ए है ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। देखिए बिल्कुल सही है। अगर हम गैर कृषि गतिविधियों में निवेश करें तो क्या होगा? जो पलायन है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं तो उसमें क्या आएगी? कमी आएगी। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए कथन आर क्या कह रहा है? एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही होती हैं। तो देखिए जब कोई कृषि गतिविधि नहीं होती हैं तो लोग क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? पलायन करते हैं एक विशिष्ट मौसम में। तो ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि कुछ मौसम ऐसे होते हैं देखिए जहाँ पर कृषि गतिविधियाँ क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या है? यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपनी कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है। निम्न में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? तो देखिए विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार बांटें, आगे से पीछे के क्रम में बैठने के क्रम में के अनुसार बांटें, विद्यार्थियों के पिछली परीक्षा में आए अंकों के घटते क्रम में बांटें, या फिर विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही। देखिए सब जगह भेदभाव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि गेम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? उनको रैंडमली बांट सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार यहाँ पर गलत है। आगे से पीछे के क्रम में या फिर परीक्षा के अंक के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नहीं बांटेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्न में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए किस चीज़ को? अनेकत्व की संकल्पना को। एकल विचारधारा की प्रमुखता, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोण को सम्मिलित करना, सामाजिक विज्ञान में कुछ परिप्रेक्ष्यों का निष्कासन, या फिर सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्री में कठिन भाषा का प्रयोग। तो देखिए एकल विचारधारा की प्रमुखता बिल्कुल गलत है, कुछ परिप्रेक्ष्यों का निष्कासन ये भी आपका गलत है, कठिन भाषा का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं करेंगे। जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो जुलाई 2024 में आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है वो सारा आज आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट है, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह किस चीज़ को भी निर्धारित करता है? लोगों और कंपनियों के बीच संबंध को, पड़ोसी देशों के बीच संबंध को, लोगों और सरकार के बीच संबंध को, या फिर पड़ोसी देशों और सरकार के बीच संबंध को। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है? तो देखिए जो संविधान है वो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक संबंध, लोगों और सरकार के बीच जो संबंध है उसको निर्धारित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है, लोगों को और सरकार के बीच जो संबंध है उसको निर्धारित करता है। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। जो जुलाई 2024 का आपका क्वेश्चन पेपर था वो आज मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो देखिए प्रीवाइज क्यूज आपके ऐसे ही चलते रहेंगे एग्जाम तक। इसके अलावा जो देखिए आपकी एनसीईआरटी की क्लासेस हैं वो भी आपकी कंटिन्यूसली चल रही हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखिए आपके चल रहे हैं, थ्योरी क्लासेस भी चल रही हैं। तो जो बच्चे SST पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, CTET के एग्जाम की, उनके लिए ये क्लासेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो इसलिए रेगुलर क्लासेस देखते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।